हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 4 ऑफ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। जिस तरह सेक्शन 3 को समझने के लिए हम एक स्टोरी समझे थे, उसी तरह सेक्शन 4 को समझने के लिए भी हम एक स्टोरी समझेंगे। तो सबसे पहले इस स्टोरी के कैरेक्टर देख लेते हैं। इस स्टोरी में जो आपको एक लड़की दिखाई दे रही है, उसका नाम प्रिया है, जो कि एक एडवोकेट है। और प्रिया की शादी के लिए ही लड़के वाले देखने आने वाले हैं। प्रिया के बगल में प्रिया के पिताजी, उसके पापा खड़े हुए हैं। और ये जो आपको फोटो फ्रेम दिखाई दे रहा है, ये एक लड़के का फोटो फ्रेम है जिसका नाम संजय है। और संजय के पिता के दोस्त ही संजय की शादी के लिए प्रिया को देखने आने वाले हैं। तो आई होप आपको इस स्टोरी के कैरेक्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो संजय के पिता है, वो अपने दोस्त को लेके इसलिए आए हैं क्योंकि संजय के पिता और संजय के पिता के जो दोस्त हैं, उनके बीच यहाँ आने से पहले, मतलब प्रिया के घर आने से पहले कुछ बातें हुई थी। तो देखते हैं दोनों के बीच क्या बातें हुई थी। संजय के पिता अपने दोस्त से कहते हैं कि वहाँ जाकर लड़की वालों से कह देना कि समाज में हमारा एक अलग नाम है, हमारा एक अलग वर्चस्व बना हुआ है, इसलिए लड़की को खाली हाथ ना भेजेंगे। दोस्त बोलता है ठीक है। संजय के पिता का ये मानना था कि हम लड़की वालों से डायरेक्टली तो दहेज की डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन अपने दोस्त के थ्रू उनसे दहेज की मांग करवा देंगे, ताकि ये भी ना रहे कि हमने दहेज की मांग की है, और कहीं ना कहीं हम अपनी इच्छा भी रख देंगे ताकि बिना कहे ही दहेज हमको मिल जाए। दोस्त बोलता है ठीक है, मैं जाके कह दूंगा। फिर जब दोनों लोग देखने जाते हैं प्रिया को, तो जो संजय के पिता के दोस्त होते हैं, वो प्रिया के पापा से कहते हैं कि मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अब देखते हैं कि दोनों के बीच क्या बातें होती हैं। संजय के पिता के दोस्त बोलते हैं प्रिया के पापा से कि लड़के वालों का मतलब संजय के पिता का समाज में एक अलग वर्चस्व है, एक अलग नाम है, इसलिए आप लड़की को खाली हाथ ना भेजिएगा। प्रिया के पापा समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं दहेज की डिमांड ही कर रहे हैं। प्रिया के पापा साफ मना कर देते हैं कि दहेज तो हम नहीं देंगे, क्योंकि आप तो हमसे दहेज की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, जब ये बातें होती हैं तो संजय के पापा के दोस्त दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रिया के पापा, जो प्रिया के पिता हैं, और प्रिया के बीच दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं, उनको समझते हैं। प्रिया के पापा प्रिया को सब कुछ बताते हैं कि कैसे उन्होंने दहेज की डिमांड नहीं की और मैंने मना कर दिया, तो वहाँ से चले गए। तब प्रिया कहती है कि ऐसे लोगों को तो सज़ा मिलनी चाहिए। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आज हमने मना कर दिया, लेकिन अब दूसरे के घर जाएंगे, और हमारे सोसाइटी में आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पैसा ना होते हुए भी सिर्फ अपनी लड़की की शादी के लिए दहेज सामने वाला जो डिमांड करता है उसको हाँ कर देते हैं। पैसा नहीं होता फिर दूसरे से कर्ज लेते हैं, फिर दहेज देते हैं। सामने वाले पर्सन को ये बात अच्छे से पता होती है, इसीलिए आज की डेट में भी दहेज अच्छे से ख़त्म नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं लोग मांगते ही रहते हैं और सामने वाला पर्सन ऐसे देता ही रहता है। तो इस तरह तो दहेज का अपराध हमेशा बढ़ता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तब प्रिया के पापा कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन दहेज लेना और देना अपराध है। यहाँ तो लेन देन की बात तो हुई, लेकिन ना हमने दहेज दिया ना उन्होंने दहेज लिया, तो फिर हम उनको सजा कैसे देंगे। तब प्रिया कहती है कि जिस तरह दहेज लेना और देना अपराध है, उसी तरह दहेज की मांग करना भी अपराध है। प्रिया अपने पिता से आगे कहती है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 कहती है कि अगर कोई भी पर्सन लड़की के माता पिता से या उसके किसी रिलेटिव से, मतलब किसी रिश्तेदार से, जैसे बुआ, चाचा, ताऊ, कोई भी हो, उनसे, या फिर उसके गार्जियन से, मान लीजिए कोई लड़की ऐसी जिसके माता पिता नहीं है, तो उसको किसी ने पाला हुआ है, तो जो उसके गार्जियन है, जो उसके संरक्षक है, अगर उनसे किसी भी तरह की मांग करते हैं, किस चीज़ की दहेज की मांग करते हैं, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ लड़की के माता पिता से ही दहेज की डिमांड की जा सकती है। उसके रिलेटिव से भी अगर मांग रहे हैं, या फिर उसके गार्जियन, उसके संरक्षक से भी दहेज की डिमांड कर रहे हैं, तो ये दहेज मांग नहीं कहलाता है और इसके लिए उनको पनिशमेंट मिलती ही है। प्रिया आगे कहती है कि पापा सिर्फ इतना ही, ठीक इसी तरह अगर कोई भी पर्सन लड़के के माता पिता से या फिर उसके किसी रिलेटिव से या फिर उसके गार्जियन, मतलब उसके संरक्षक से दहेज की मांग करेगा, तो उसे भी पनिशमेंट मिलेगी। हमारे यहाँ एक थिंकिंग बनी हुई है कि दहेज की डिमांड तो लड़के वाले ही करते हैं, लड़की वाले नहीं करते, लड़की वाले सिर्फ दहेज देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर लड़की वाले भी लड़के वालों से दहेज की डिमांड करते हैं, पैसा मांगते हैं, गहने मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, दहेज के रूप में अगर कुछ भी मांगते हैं, तो उनको भी पनिशमेंट मिलेगी। दहेज सिर्फ चाहे लड़के वाले मांगे चाहे लड़की वाले मांगे, दोनों को ही पनिशमेंट मिलेगी। चाहे दहेज की मांग डायरेक्टली की गई हो, मतलब प्रत्यक्ष रूप से की गई हो, या फिर इनडायरेक्टली की गई हो, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से की गई हो, दोनों में ही सजा मिलती है। प्रिया के पिताजी कहते हैं प्रिया से कि ये प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। तब प्रिया अपने पिताजी को समझाती है कि अगर कोई पर्सन आके डायरेक्टली दहेज की मांग करता कि हमें इतने लाख रुपए कैश चाहिए, ये गहना चाहिए, वो गहना चाहिए, एक लिस्ट बना के देता कि हमें ये सामान चाहिए, तो ये डायरेक्टली दहेज की मांग करना कहा जाता है, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करना कहते हैं। और इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है, जैसे अभी हमारे साथ हुआ कि हम डायरेक्ट तो नहीं मांग रहे हैं, इसलिए किसी तीसरे आदमी को ले आए साथ में ताकि वो डायरेक्ट दहेज की मांग कर सके, उनसे हम कुछ ना बोले। या फिर ये भी हो सकता है कि हम रीति रिवाज का बहाना बनाए कि हमारे यहाँ एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है कि जो लड़की आती है वो इतने लाख रुपए लेके ही आती है, हमारे यहाँ सिस्टम चलता है। ये भी इनडायरेक्टली हो गया। डायरेक्टली तो हम पैसा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पैसे की ही डिमांड कर रहे हैं। या फिर शादी के बाद लड़की को ताने देना कि तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें खाली हाथ ही भेज दिए, कुछ दिए नहीं, ये सब इनडायरेक्टली कहलाता है।
तो दहेज की मांग चाहे प्रत्यक्ष रूप से की गई हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से की गई हो, दोनों में ही पनिशमेंट मिलती है। तब प्रिया कहती है कि अगर कोई भी पर्सन दहेज की मांग करता है तो उसे सज़ा क्या मिलेगी, तो उन्हें कम से कम 6 महीने और अधिकतम 2 साल का कारावास मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ उसे जुर्माना भी लगाया जाएगा। उसके ऊपर जुर्माना कितना इम्पोज किया जा सकता है, 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा। आगे प्रिया कहती है, लेकिन हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, हाँ ये बात भी है कि कोर्ट पर्याप्त और विशेष कारणों से 6 महीने की जो कम से कम की पनिशमेंट सेक्शन 4 में बताई गई है उसे कम भी कर सकती है, लेकिन इसको मेंशन करना पड़ेगा। मतलब जब वो जजमेंट सुनाएंगे तो जो रिटन फॉर्मेट होता है, जो जजमेंट होता है, उसमें ये बात लिखना पड़ेगा कि कौन से कारण थे जिनके कारण सामने वाले पर्सन की सज़ा कम की गई है। तब प्रिया के पापा बोलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन पर्याप्त और विशेष कारण क्या होते हैं। तब प्रिया उन्हें समझाती है, मान लीजिए जो दहेज की डिमांड कर रहे हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी, काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हैं वो, ठीक है। तब अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो उनकी सज़ा कुछ कम कर सकते हैं। सामने वाला पर्सन अगर अपनी गलती भी मान रहा है कि हमसे गलती हो गई, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कमाने वाला घर में अकेला पर्सन है, या फिर गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, या फिर डिमांड ही इतनी कम की गई थी कि हो गया, चलो सामने वाला पर्सन मान रहा है कि मेरी गलती, इतनी ज़्यादा भी बड़ी डिमांड नहीं थी। अगर कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो कोर्ट को ऐसा लगता है तो पर्याप्त और विशेष कारण उनको मान के, और फिर सामने वाले जो कोर्ट है, जो जजमेंट सुना रहे हैं, जो जज हैं, वो रीज़न भी लिखेंगे कि हम सामने वाले पर्सन की सज़ा क्यों कम कर रहे थे, पर्याप्त और विशेष कारण हमारी नज़र में क्या थे, ये सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा जज साहब को। तब प्रिया के पापा कहते हैं सही बात है, हमें तो कंप्लेंट करनी ही चाहिए। फिर प्रिया के पापा कंप्लेंट करने चले जाते हैं। आई होप सेक्शन 4 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।